द विमेंस हेल्थ मूवमेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है हम एक ऐसी मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक ख़वातीन के हेल्थ से मुतल्लिक हकूक़ से है. द मेडिकल सिस्टम हैज़ हैड एन एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच इन सम वेज. Such bias may affect the health and well-being of women in many ways and in many aspects. तो ये देखा गया पिछले बहुत से बरसों में जो तहकीक की गई, जो ख़वातीन ने अपने हकूक़ की बात करते हुए सेहत के निज़ाम पर गौर किया, तो मालूम हुआ कि जो निज़ाम है वो ज़्यादा मर्दों पर फोकस करता रहा है और एंड्रोसेंट्रिक रहा है. ऐसा करने की वजह से ख़वातीन के ऊपर हो सकता है कि मनफी असरात हों या उनको वो मस्बत असरात या पॉजिटिव इम्पैक्ट ना मिला हो जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि सेहत का निज़ाम, हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका मकसद यही है कि तमाम पॉपुलेशन की जो है वेलफेयर की जाए. लेकिन अगर हम सिर्फ एक पॉपुलेशन के एक हिस्से पे तवज्जो देंगे तो दूसरा हिस्सा जो है वो खुद ब खुद नज़रअंदाज हो जाएगा. Women participants were literally absent from clinical trials related with drugs, medical technology, and healthcare options on which the contemporary system is based. आज का जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, और इसी तरह से हम देखते हैं और भी बहुत से डिसिप्लिन्स में ऐसा है कि माजी की रिसर्च, माजी की तहकीक, माजी के जो फैक्ट्स थे उनकी बुनियाद पर आज का निज़ाम जो है वो कायम किया गया. तो हेल्थ केयर सिस्टम जो आज हमें दिखाई देता है, इसकी बुनियाद जो चीज़ें बनी, जो तजर्बात बने या एक्सपेरिमेंट्स बने, जो तहकीक बनी, उसमें हम देखते हैं कि ख़वातीन का हिस्सा या तो नहीं था और या ना होने के बराबर था. This is clearly biased, as on one hand androcentric medicine insists that the biological differences between the sexes have unavoidable health consequences. But yet researches are routinely conducted using only male subjects. ये हम ये देखते हैं और इसके बारे में बहुत से मुसन्निफीन ने लिखा भी है कि एक जानिब तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेहत का जो निज़ाम है, जो मेडिकल सोच है, मेडिकल अप्रोच है, उसके मुताबिक मर्दों और ख़वातीन में बायोलॉजिकली बहुत गहरे जेंडर डिफरेंसेस हैं और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अगर हम देखें बायोलॉजिकली कुछ सोच के हिसाब से. लेकिन जब हम तजर्बात करते हैं, जब हम तहकीक करते हैं, हम दोनों को उसमें बराबर की शमूलियत नहीं रखते, जो कि एक बायस हमें दिखाई देती है और एक मुतसवाना रवैया दिखाई देता है. In one federally funded study examining the effect of diet on breast cancer in the US, only men were used as sample subjects. Men are diagnosed with breast cancer in about only 1% of the breast cancers. Men do not attend to symptoms quickly the way women would do, and this is in itself a gender-related issue. तो ये देखा गया कि एक स्टडी जिसको बाद में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, एक बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली तहकीक थी जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और डाइट के असरात को देखा जा रहा था, और इसके अंदर सिर्फ मर्द सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया गया. हालांकि ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होने वाले मर्दों की तादाद, जो कि आपके लिए शायद चंबे की बात हो, बहुत कम है, शायद 1% है, और उसमें ख़वातीन को शामिल ही नहीं किया गया. और यही एक वजह थी कि जो तहकीक थी इसकी फाइंडिंग्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि एक चीज़ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या किसी भी और कैंसर के हवाले से अगर हम देखें तो एक बड़ा जेंडर डिफरेंस जो है वो ये भी है कि ख़वातीन बहुत जल्दी किसी भी नए सिम्टम को जो है वो डिटेक्ट कर लेती है, उनकी तवज्जो उसमें आती है. लड़कियाँ जो है उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है कि शुरू से उनको इस बात का कॉन्शियस बनाया जाता है कि अपनी ज़ात में या अपने इर्द गिर्द के लोगों में उनमें ज़रा सी भी कोई तब्दीली आए तो उसको नोटिस कर ले. तो हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में भी ख़वातीन जो हैं वो अपने सिम्टम्स को जल्दी नोटिस कर लेती हैं और मर्द जो हैं वो बहुत देर तक उनको या नोटिस नहीं करते या नज़रअंदाज करते रहते हैं. This sort of a study can provide information about only a very small segment of the population at risk and ignoring a very larger sample, a larger segment of the population which is at risk, and that sample and that segment of the population remains unattended and ignored and neglected because a gender biased approach. Another example where women are excluded from medical trials is the research on heart disease. ये भी एक शोबा है. कैंसर के अलावा हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ में आम तौर पे ख्याल किया जाता है कि मर्दों में हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ख़वातीन में कम है. लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि हाँ, ये बात तो दुरुस्त है,
कि मर्दों में शायद रेट उसका ज़्यादा है, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद मर्दों और औरतों में एक तो ये कि रेट एक सा हो जाता है, और दूसरी बात है कि मर्दों का और औरतों की शरह-ए-अमवात को हम देखें तो जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो दोनों सूरतों में हार्ट डिजीज़ ही है. इन वन बिग स्टडी on heart disease, over 35,000 subjects were used for looking into the effect of low doses of aspirin and the risk of heart attack. All of the selected subjects were men. 35,000 subjects were taken, but all of them were men, not a single woman. The study yielded very significant results pertaining to reduced heart attack risk. But how could we generalize it to the whole population? The findings were so striking that the results were conveyed to the public even before findings were published. And this has been reported by the Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group, 1989. The health risk of heart disease for women was ignored here, whereas it is the leading cause of death for both men and women. जैसा कि हमने पहले कहा कि आज का जो हमारा निज़ाम है और जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, उसकी बुनियाद बहुत सी रिसर्च के ऊपर की गई. लेकिन अगर उस रिसर्च में, उस तहकीक में ख़वातीन को शामिल ही नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ी जेंडर बायस हमें दिखाई देती है. The findings could not be generalized to women because hormonal differences between women and men were not considered. तो जिन बड़े मेजर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की मर्द और ख़वातीन में मेडिकल साइंटिस्ट बात करते हैं, उन डिफरेंसेस को इस रिसर्च में शामिल ही नहीं किया गया. So we see that women's health movement emerged in the early 1970s. It began in the early 1970s in the United States and it is the part of the American feminist movement that focuses on improving women's health care. The movement sprouted from the sheer dissatisfaction with the patriarchal dominance over women's health care. फिर देखते हैं कि ख़वातीन मुतमईन नहीं थी जिस तरीके से हेल्थ केयर का निज़ाम उनको देख रहा था, और उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही थी जो उनको देनी चाहिए. तो उसके नतीजे में हमें ये तहरीक जो है वो उभरती हुई दिखाई देती है. It challenged the androcentric practices of mainstream modern medicine. These practices were perceived to be not in the best interest of much of the population it has to serve. यानी जिस पॉपुलेशन को, जिन आबादी को, जिन अवाम को हेल्थ केयर के निज़ाम को देखना चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए, उसको केटर करना चाहिए, उसकी बजाय हम उसके एक ख़ास हिस्से को, जो कि मर्द हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे. और यही एक चीज़ थी जिसको इस तहरीक ने सामने उठाया. The movement states that women should be empowered to take control of their health care, they should have control over medical decisions, and they should actively play a part in all phases of their health. तो बुनियादी चीज़ वही है जो कि हम देखते हैं कि ये 1970 की दहाई में ये चीज़ सामने आई, और उसके बाद भी लोग इन चीज़ों के बारे में लिखते रहे और बात करते रहे. और आज भी हम जानते हैं कि जब हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करते हैं और जेंडर रिलेटेड राइट्स की बात करते हैं, तो हम भी यही समझते हैं और यही कहते हैं कि ख़वातीन को और मर्दों को बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए और बराबर की रसाई होना चाहिए और बराबर के मौक़े होने चाहिए कि वो हेल्थ केयर के सिस्टम से फ़ायदा उठा सकें और अपनी सेहत के बारे में अच्छे फ़ैसले कर सकें और ख़ुद फ़ैसले कर सकें.